गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए सैम्पल पेपर सोल्व करने वाले हैं। आपका विषय रहेगा विज्ञान। यह सैम्पल पेपर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। आपके सामने आपका पेपर कुछ इस प्रकार से है। आपकी जो पेपर की लैंग्वेज है वो बाईलिंगुअल है। आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के काम में नहीं लिया जा सकता? तो इसका राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स मिट्टी जो है, मिट्टी के से कोई लेंस नहीं बनता। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी एल्यूमिनियम के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो उस तार की प्रतिरोधकता क्या रहेगी? तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला है वो रो इक्वल टू वो होता है आर ए अपॉन में एल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए, यानी ए को डबल कर दिया जाए। ए का मतलब एरिया, उसको क्या कर दिया जाए 2a कर दिया जाए। तो यहाँ पे 2a लगा देंगे तो ये क्या होगी, प्रतिरोधकता 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब आंसर आपका बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या आएगा इसका राइट आंसर, विद्युत धारा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष का बना प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है? तो आपको ये पता है स्टूडेंट्स, इंद्रधनुष जो बनता है वो प्रकाश का विक्षेपण घटना पे आधारित है। ठीक है, क्योंकि जो प्रकाश की जो पानी की जो बूंद होती है वो एक प्रिज्म की भांति काम करती है। और जब प्रकाश की किरण उसके अंदर से पास होती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का विक्षेपण। विक्षेपण, तो आपको ये बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किस जो क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको एक अभिकथन दिया गया है और एक उसका कारण दिया गया है। तो आप उचित विकल्पों का प्रयोग करते हुए इसको पढ़ना है अच्छे से और फिर आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए पहला जो है, दृग दृष्टि दोष में अभिकथन में बोला गया है, दृग दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। जो दूरदृष्टि दोष होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की दिखाई नहीं देती। तो सही बात है बिल्कुल। और उसको फिर इसका कारण दे रखा है कि दृग दृष्टि दोष को उचित क्षमता की उत्तल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है इसमें, यानी ये भी सही है और ये भी सही है और ये जो इसका जो कारण है वो सही से इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, आगे 6 में व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ग्रह जो होता है उनका क्या नहीं होता, अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। स्वयं का क्या नहीं होता, प्रकाश नहीं होता। ठीक है, इस कारण से वे टिमटिमाते नहीं है। नहीं तो वो क्या होते हैं, जो सूर्य की जो रोशनी होती है उनको परावर्तित करते हैं और नहीं उनका खुद का प्रकाश होता है। इस कारण से ग्रह टिमटिमाते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन में आपको दिया गया है, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट की विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। विद्युत मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। देखिए इसमें आपको डायरेक्ट रूप से एक तो पावर पूछा गया है और विद्युत जो ऊर्जा है वो कितनी प्रयोग की गई है वो भी पूछा गया है। तो आपको पता है कि बच्चों P इक्वल टू होता है वी आई। ठीक है, V का मतलब अ, जो आपका वोल्टेज होता है, वोल्ट, और आई का मतलब विद्युत धारा। तो V आपको दे रखा है 220। ठीक है, और गुणा में इसको कर देंगे आई 5 एम्पियर। तो ये आ जाएगा आपका 1100 वाट। क्या आ जाएगा, 1100 वाट। इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.1 किलोवाट। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको पता है कि ई जो होती है वो बराबर होती है पी गुणा में टी।
अगर P यानी 1.1 को आप टाइम कितना दे रखा है, 2 घंटे दे रखा है, तो इसको आप 1.1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.2 किलोवाट आवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा 2.2 किलोवाट आवर। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। इसका इसी का पार्ट है, जो क्वेश्चन 7 है इसी का पार्ट है। विद्युत धारा किसे कहते हैं और इसका सूत्र व सही मात्रक लिखें। तो देखिए, विद्युत धारा किसी चालक के अंदर से प्रवाह होने वाले आवेश आवेश की मात्रा, यानी किसी विद्युत धारा में प्रभावित होने वाले आवेश का अनुपात टाइम के अनुसार क्या होता है, उसको हम विद्युत धारा बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं किसी 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 परिपथ में बहने वाले आवेश की दर को हम विद्युत धारा कह सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखिए क्या होता है। इसका इसका फॉर्मूला जो होता है, हम इसको विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं। क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, क्यू का मतलब आवेश होता है और टी का मतलब समय होता है। तो इसका सूत्र देखो ये बन जाएगा। ये तो इसका सूत्र बन गया। अब आपसे सूत्र भी पूछा गया, अब इसका मात्रक लिखना है। अब देखो क्यू जो होता है उसको हम, जो आवेश होता है उसको हम कूलम और समय को हम सेकंड में, तो इसका हो जाएगा कूलम पर सेकंड। ये इसका क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, इस यंत्र को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए, विद्युत धारा को आपको पता है कि किस यंत्र से मापा जाता है, एम मीटर से। किससे, एम मीटर से। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है, इस यंत्र को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसको हम बच्चों श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा श्रेणी क्रम। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में पूछा गया है कि इस इस यंत्र को किस संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको देखो इस प्रकार से ए लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, इस संकेत के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है, एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। एक एम्पियर को हम लिखेंगे, देखो आपको पता है कि विद्युत धारा जो होता है क्यू अपॉन टी होती है। क्यू अपॉन टी होती है। अगर किसी चालक में 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड के लिए प्रभावित किया जाए तो हम कहेंगे कि उस चालक के अंदर 1 एम्पियर करंट प्रभावित हो रहा है। तो ये इसको हम इस ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट, अब आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, किसी धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वर्ताकार पास के कारण ऐसे आपको एक चित्र बनाना है। ठीक है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो आपको इसमें जो धारा किस डायरेक्शन में जा रही है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आप में इसको शो करना है। राइट हैंड थंब रूल जो है उसके द्वारा चुंबकीय रेखाओं की और विद्युत धारा की जो दिशा है वो निर्धारित की जाती है, और ये चित्र आपको इसमें बना देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों और संयंत्रों में सामान्य उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए और इनकी कार्यविधि को समझाइए। तो दो जो परिपथ जो सुरक्षा जो उपाय होते हैं, एक तो होता है विद्युत फ्यूज फ्यूज होता है, और दूसरा जो होता है अर्थिंग वायर होता है। ठीक है, अर्थिंग तार बोल सकते हैं हम इसको।
तो जो फ्यूज़ होता है वो क्या होता है इसकी जो क्या होता है इसमें एक निश्चित मात्रा में ही क्या होता है विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है और जिस फ्यूज़ का हम उपयोग करते हैं तो उससे अगर ज़्यादा करंट उसमें आ जाता है, फ्लो करता है तो वो अपने आप टूट जाता है। तो ये इस प्रकार से आपकी जो हमारे यंत्र होते हैं उसकी सुरक्षा करता है और अर्थिंग जो तार होता है वो क्या होता है कि हमारे विद्युत परिपथ में अगर ज़्यादा करंट आ जाए, विद्युत धारा की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो इस अर्थिंग वायर को हम एक कम प्रतिरोध वाले तार से ग्राउंड में जोड़ दिया जाता है। तो ज़्यादा जो आवेश की मात्रा होती है वो कहाँ पे चली जाती है? ग्राउंड में चली जाती है। तो ये आपको इसके बारे में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में आपसे 10th क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता है बच्चों कि जो उत्तल दर्पण होता है, इसमें इसमें जो परावर्तक जो होता है, पृष्ठ होता है वो बाहर बाहर की तरफ होता है, ठीक है? और अवतल में क्या होता है, जो परावर्तक जो पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ, आंतरिक रूप में अंदर की तरफ होता है, ठीक है? पहला अंतर तो आप ये लिख सकते हैं। इसके ऊपर जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं, ठीक है? तो क्या करता है, ये इनको फैला देता है और जब अवतल में प्रकाश की किरणें गिरती हैं, तो वो क्या करता है, एक पॉइंट के ऊपर फ़ोकस करता है। 2 पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद में आप इसमें लिख सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है, वो कैसी इमेज बनाता है, आभासी बनाता है, ठीक है? और ये कैसा बनाता है, वास्तविक वास्तविक बनाता है अवतल और एक केस ऐसा भी होता है जिसमें आभासी यानी वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है ये। और जबकि उत्तल दर्पण होता है वो कैसी बनाता है, आभासी बनाता है। तो ये इनके बारे में आपको अंतर लिखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में दर्पण सूत्र आपसे पूछा गया है। देखिए दर्पण सूत्र में आपको क्या लिखना है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। जो 1u जो है वो क्या है, किसी दर्पण से उसके प्रकाशिक केंद्र से कोई वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम u के द्वारा निर्धारित किया जाता है और v जो होता है उस वस्तु की बनने वाली जो इमेज होती है प्रकाशिक केंद्र से, प्रतिबिंब की दूरी जो होती है प्रकाशिक केंद्र से वो v के द्वारा निर्धारित की जाती है और f का मतलब होता है फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वाला जो पार्ट है इसमें 10th के 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो जो पावर होती है किसी लेंस की वो होती है 1/f यानी फोकल लेंस का उल्टा 1/f होता है। अगर देखो फोकल जो लेंथ होती है वो मीटर में दे रखी है तो आपको डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आप इसमें देखो 1/2 को एक को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 डायप्टर आ जाएगा क्योंकि पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डायप्टर होती है। लेकिन ये लेंस कैसा है, अवतल, तो इसलिए इसका आगे क्या लगा देंगे हम, माइनस यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पणों द्वारा परिवर्तन के लिए प्रयुक्त नई चिन्ह परिपाटी की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको देखिए क्या करना है, आपको चित्र बनाने हैं। देखो ये जो लेंस होते हैं इस प्रकार से, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बुक में भी इनका दिया गया है जैसे डायग्राम। देखो ये लेंस है, ठीक है? तो इस लेंस में ये वाली जो दूरी होती है बच्चों, ये क्या ली जाती है, नेगेटिव में ली जाती है। अगर किसी बिंब को ऊपर रखा जाता है तो उसकी हाइट को हम पॉजिटिव लिखेंगे। अगर कोई प्रतिबिंब या नीचे बनता है इस मुख्य अक्ष से नीचे तो उसकी हाइट को हम माइनस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर कोई बिंब इस साइड में राइट साइड में बनता है, देखो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड में बनते हैं तो उसकी दूरी को हम प्लस में लेंगे, ठीक है? और ऊपर की तरफ बनता है इस मुख्य अक्ष से, तो उसकी जो प्रतिबिंब की जो हाइट है वो प्लस लेंगे और नीचे की तरफ बनता है तो उसकी प्रतिबिंब की जो हाइट होती है वो हम माइनस में लेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये नियम इनके बारे में आपको बताना है। आप इस चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन आपको दिखाई गई है। तो ये तो था पार्ट 1 जिसमें आपको मैंने फिजिक्स सोल्व करवाई है बच्चों। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करवाऊँगा और उसके बाद में बायोलॉजी का। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।